गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है सेल बायोलॉजी का और हम लोग इसमें मेनली पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके कंपोनेंट्स को देखेंगे। अगर हम लोग मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं तो फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और इसमें क्या आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए मेजर कंपोनेंट है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड ही होता है ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जिसमें कि अगर बात करते हैं फॉस्फोलिपिड because it forms continuous structural frame of cell membrane। पूरा का पूरा फ्रेमवर्क तो इसी का बनाया हुआ है, आउटर लिपिड बाइलेयर का फ्रेमवर्क। ठीक है, लिपिड बाइलेयर के फ्रेमवर्क की बात हो रही है, सेल के फ्रेमवर्क की बात नहीं हो रही, सेल मेम्ब्रेन के फ्रेमवर्क की बात हो रही है। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या आ जाएगा, फॉस्फोलिपिड। इसमें एग्जांपल देखते हैं क्या है, फॉस्फेटिडाइल, सेरीन और फॉस्फेटिडाइल, कोलिन, कोलिन को हम लाइसिन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और पी फिनाइल अमाइन जिसे कि हम लोग सिफालिन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। हम लोग शुरुआत से ही बात करते आ रहे हैं। आल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स आउटसाइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट। ठीक है, टेल अंदर की तरफ होगा, दोनों ही तरफ के मेम्ब्रेन से अगर देखेंगे, अगर हम लिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन करते हैं, ये तो लिपिड का सिंगल लेयर हो गया। ठीक है ना, चलिए बाइलेयर बनाते हैं तो भी हम बात करेंगे। दोनों में से किसी भी तरफ, चाहे इस तरफ से बात करें चाहे इस तरफ से बात करें, पहले क्या आएगा, पोलर हेड, उसके बाद नॉन पोलर टेल। ठीक है, इस तरफ से बात करेंगे, पहले क्या, पोलर हेड फिर नॉन पोलर टेल। समझ पा रहे हैं? तो टेल जो है हमेशा मेम्ब्रेन के इनर साइड में है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट है कि इट इंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ saturated and unsaturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment। ठीक है ना, क्योंकि सेल के बाहर इधर भी aqueous environment हो सकता है, इधर भी सेल के बाहर होने के कारण aqueous environment हो सकता है। ठीक है ना, और होता ही बाहर तो अगर मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी है कि बाहर जो है एक्वस एनवायरनमेंट होगा, लेकिन अंदर तो जानते हैं कि पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो वहां पर एक्वस एनवायरनमेंट होगा ही होगा। ठीक है ना, तो वहां पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है, वाटर हेटिंग नेचर का है, वाटर से डरता है, फोबिया है इसको, तो इसको अंदर साइड पे रखा गया है मेम्ब्रेन के, ताकि ये प्रोटेक्टेड भी रहे। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं द लिपिड कंपोनेंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन। The lipid components of the membrane mainly consists of phosphoglyceride, जिसे कि हम लोग फॉस्फोलिपिड भी कहते हैं। ठीक है ना, फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहते हैं फॉस्फोलिपिड लेयर जब हम प्रोवाइड क्या करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज phospholipids are rich in unsaturated fatty acid which are lipid in nature। ठीक है ना, यहाँ पर भी सैचुरेशन और अनसैचुरेशन वर्ड आ रहा है, एक और जगह सैचुरेशन अनसैचुरेशन वर्ड आएगा जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो वहां पर भी क्या आएगा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वर्ड आएगा, सैचुरेशन आएगा। यहाँ पर जो सैचुरेटेड का मतलब है कि ये फैटी एसिड के अंदर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस कारण से इसे हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जिसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड कोई सा प्रेजेंट नहीं हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड जिसे हम लोग बोलते हैं। तो अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है जिसका कि लिक्विड नेचर है, तो वो अगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, मेम्ब्रेन में थोड़ी सी फ्लूइडिटी वाली नेचर रहेगी। ठीक है ना, हालांकि दोनों ही तरह के हैं, सैचुरेटेड भी अनसैचुरेटेड भी, लेकिन अनसैचुरेटेड का अमाउंट ज्यादा है। द क्वासी फ्लूइड नेचर, इसको भी हम लोग क्वासी फ्लूइड नेचर भी कहते हैं। देखिए फ्लूइड का मतलब क्या, कंप्लीटली मतलब लिक्विड की तरह। ठीक है, क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या होगा, पूरा सा सॉलिड भी है और लिक्विड भी, मतलब एकदम चिपचिपा रबर के जैसा। ठीक है ना, वैसा है मतलब। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल्स lateral movement of the proteins within the overall bilayer lateral movements। ठीक है ना, आप वो प्रोटीन है, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर कोई एक प्रोटीन है तो ये लेटरली मूवमेंट कर सकता है, ट्रांसलेशनल मूवमेंट कर सकता है, ये ऐसे घूम के आ सकता है। ऐसा नहीं कि ये लिपिड बाइलेयर्स में एक तरफ के लेयर से घूम करके दूसरी तरफ आ जाएगा, ऐसा बहुत रेयर होगा। ठीक है ना, तो मूवमेंट ऑफ क्या है, लेटरल मूवमेंट। दिस एबिलिटी टू मूव विदिन द मेम्ब्रेन इज नोन एज फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, ये चीज इस
बात को सेटिस्फाई करता है कि प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन में ट्रांसलेशनल मूवमेंट कर सकता है, साइड का मूवमेंट कर सकता है, ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को शो करता है, इसलिए फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन वेरियस फंक्शंस लाइक कौन से फंक्शन, जैसे कि बात करते हैं ग्रोथ। अगर इसमें फ्लूइडिटी है ये इलास्टिक नेचर का है, और ये अगर स्ट्रेच होगा, सेल बढ़ेगा तो ये स्ट्रेच होगा, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, ये सेल के ग्रोथ में हेल्प करेगा। और फॉर्मेशन ऑफ द इंटरसेलुलर जंक्शन, अगर दो सेल के बीच में जंक्शन बनना है, दो सेल के बीच में जंक्शन बनना है तो उस जंक्शन बनने में भी ये हेल्प करेगा, बात समझ पा रहे हो। और है एंडोसाइटोसिस, अगर किसी सेलुलर कंपोनेंट को अंदर लेना है या फिर फूड मटेरियल को अंदर लेना है तो क्या होगा, ये फूड कंपोनेंट पहले क्या होगा, इनके टच में आएगा, देख रहे हो, टच में आया, उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पर जरा सा बेंड करेगा, ये देखिए बेंड कर रहा है, फिर क्या होगा, ये और थोड़ा बेंड करेगा और ये फूड मॉलिक्यूल इसके अंदर आ रहा है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग, और ये देखिए ये पूरी तरह से अंदर आ चुका है। इस तरीके से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एंडोसाइटोसिस, चाहे वो लिक्विड वाला पार्ट है चाहे वो सॉलिड वाला पार्ट है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पिनोसाइटोसिस हो रहा है या फिर फेगोसाइटोसिस हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इस मेम्ब्रेन की हेल्प से और इस मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर के कारण वो क्या हो रहा है, उसके अंदर आ पा रहा है, बात समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि और उसके अलावा जो है ये सेल डिवीजन में भी पार्टिसिपेट करेगा, सेल डिवीजन में भी पार्टिसिपेट करेगा। अगर मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा सेल है यहाँ पर क्या होता है कि इसमें डिप्रेशन पड़ना स्टार्ट होता है और ये सेल कुछ ऐसा हो जाता है, फिर ये ऐसा हो जाएगा और फिर ये धीरे धीरे दो छोटे छोटे सेल्स में टूट जाएगा, ये प्रोग्रेसिव है ना, समझ पा रहे हो। तो ये सेल डिवीजन में भी पार्टिसिपेट करता है। और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो प्रेजेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या करता है, मेम्ब्रेन के स्टेबलाइजर की तरह काम करता है और मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मैंने बात की थी कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हार्डनिंग नेचर प्रोवाइड करता है, तो ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन को कंप्लीटली फ्लूइड नहीं रहने देगा ताकि ये कभी भी डिस्ट्रॉय हो जाए, थोड़ा सा उसको हार्ड बना करके रखेगा, थोड़ा सा रिजिड बना करके रखेगा, ठीक है ना। ये मेम्ब्रेन को स्टेबल रहने में मदद करता है ताकि ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। नोट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखते हैं हम लोग, कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट एब्सेंट, ये -NT जो लिखा हुआ है ये मैंने एब्सेंट लिखा है, एब्सेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो होता है कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। आप कहोगे कि वहां पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, फिर तो वहां पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वहां पर होता है होपिनॉइड्स, ठीक है, होपिनॉइड्स, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल कहते हैं, पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल कहते हैं, और ये वहां पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बात समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, प्रोटीन्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट हम लोग प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि इसको आसानी से निकाला जा सकता है, इसको आसानी से नहीं निकाला जा सकता, जिसको जितनी आसानी से निकाला सकता है उसका हम वो नाम रखेंगे, और जिसको दिक्कत से निकाला जा सकेगा मतलब कि नहीं भी निकाला जा सकेगा उसे हम अलग नाम रखेंगे। पहला हो सकता है क्या, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि लगभग 30% होता है और बाद बाकी इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की अगर बात करें तो अरेंज्ड सुपरफिशियली, बस ऊपर से अटैच है, बस ऊपर से सिंपली अटैच है ऑन द आउटर एंड इनर सरफेसेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अगर मैं सिंपल एक लिपिड बाइलेयर बनाऊंगा, सिंपल एक बाइलिपिड लेयर में बनाता हूं, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो कहां पर प्रेजेंट है, इस तरीके से दोनों ही तरफ से, ये और ये क्या है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं ये सॉल्युबल होते हैं और अनस्टेबल होते हैं, इन्हें बहुत इजीली बस मेम्ब्रेन का पीएच तक अगर हम डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इन प्रोटीन्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सोलुबलाइज कर सकते हैं और यहाँ से हटा सकते हैं, सिर्फ पीएच डिस्टर्ब करके, ठीक है ना। एग्जांपल में आ जाते हैं स्पेक्ट्रिक प्रोटीन, जो कि साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है, ये साइटोप्लाज्म की तरफ होता है, हेलिकल नेचर का होता है, मैंने डायग्राम में बताया था। दूसरा है एसिटाइलकोलिन, साइटोक्रोम्स, ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के एग्जांपल। सम प्रोटीन्स लाइक परमेजेस एंड ट्रांसलोकेज, परमेजेस एंड ट्रांसलोकेज functions as carrier from the for the transport of materials, ठीक है, ये carrier प्रोटीन का भी काम करते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल या फिर
इंट्रिंसिक एक ही बात है। इसमें क्या होता है, सच प्रोटीन्स आर पार्शियली और होली एम्बेडेड, बरीड रहते हैं इसके अंदर, या तो पूरी तरह से धंसे हुए हैं या फिर थोड़ा बहुत धंसे हुए हैं, ठीक है ना, या फिर नीचे से भी हो सकते हैं, यहाँ से भी, ठीक है ना। तो या तो पार्शियली बरीड है या फिर टोटली बरीड है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड। इस तरह के प्रोटीन को हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। सम इंटीग्रल प्रोटीन्स ट्रांसवर्स कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज करो कि ये पूरा का पूरा अगर इंटीग्रल एक प्रोटीन है तो यहाँ बीच में एक रास्ता, इस तरह के प्रोटीन को हम लोग ट्रांसवर्स प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स द कंप्लीट थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन नोन एज टनल प्रोटीन, नोन एज टनल। देखिए एक टनल जैसा रास्ता बनाता है ना, टनल जैसा बनाता है ये, ठीक है, टनल प्रोटीन कहते हैं, या फिर इसी को चैनल प्रोटीन कहते हैं, चैनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन बोलेंगे या फिर चैनल प्रोटीन बोलेंगे, एक ही बात है, ठीक है ना। ये करते क्या है, ट्रांसपोर्ट वाटर सोल्यूबल मटेरियल्स, ये क्या करते हैं, वाटर सोल्यूबल मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सम इंटीग्रल प्रोटीन्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड आर नोन एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जो कि टनल में बनाते हैं लेकिन पूरे के पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, इन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। इसके एग्जांपल है ग्लाइकोफोरिन्स एंड पोरिन्स, ठीक है। ये कहां पर पाए जा रहे हैं, फाउंड इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, साथ में और बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं पोरिन्स, ठीक है। नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने आपको हालांकि ये जस्ट पिछले में बताया था, जस्ट पिछले स्लाइड में, लेकिन मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हैज फ्लूइड प्रॉपर्टी बट देयर इज नो एविडेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है, मतलब कि इधर से ये घूम करके इधर आ जाए, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का फिर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ऐसा कोई फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता है। ये इधर से ऐसे आ जाए ये नहीं होता है, ठीक है। वो अपनी जगह पर रोटेट कर सकता है, ये मान सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि इस तरफ का प्रोटीन इस तरफ आ जाए, ये बहुत ही मतलब लगभग नहीं होता है, नो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है ना। रोटेशनल अगर हम बात करते हैं, ये अपनी ही जगह पर अगर घूमे, ये अगर अपनी ही जगह पर रोटेट करे, ये हो सकता है। लेटरल मूवमेंट, ये ट्रांसलेशनल मूवमेंट कर सकता है, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर पॉसिबल इन मेम्ब्रेन्स, ठीक है। हमारा फॉस्फोलिपिड डिस्कस हो गया, हमारा प्रोटीन डिस्कस हो गया, अब हम कोलेस्ट्रॉल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका, आरबीसी का, इसकी अगर बात करें और लिवर सेल का, उसके अंदर लगभग 5% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बाकी सेल्स में लगभग 1% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, जिसका कि यहाँ पर फॉर्म लिखा हुआ है हेक्सासेनाइलिक एसिड, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट जो है अटैच लिपिड से तो इसे हम लोग क्या करते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, और अगर प्रोटीन से अटैच है तो इसे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ध्यान रखिए, इस ग्लाइकोलिपिड सबको हम लोग बायोमॉलिक्यूल में बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्टिव मैनर में जानेंगे, ठीक है। अब भी इसका नाम आप लोग सुन करके रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन की। पहला मॉडिफिकेशन है इसका माइक्रोविलाई, ठीक है ना, माइक्रोविलाई। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ध्यान रखेंगे, एकदम थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होता है। अगर ये एक सेल है, अगर ये एक सेल है, अगर ये एक सेल है तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बहुत ही फिंगर लाइक, अगर थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है बहुत सारे, जिससे कि हम लोग क्या कह रहे हैं, माइक्रोविलाई कह रहे हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा बेहतर हो सके, ठीक है ना। ये स्पेशली हम लोगों को कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ये एपिथेलियल सेल के मॉडिफिकेशन के फॉर्म में मिलेगा, और कहाँ पर एपिथेलियल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन के फॉर्म में मिलेगा, और स्पेशली हम लोग को मिलेगा इंटेस्टाइन में, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो वहाँ पर ये फूड के एब्जॉर्प्शन में बहुत अच्छा हेल्प करता है एपिथेलियल सेल, ठीक है। डेस्मोसोम्स की बात करते हैं, इसे डोना एडहेरेंस भी कहते हैं। इन सर्टेन एपिथेलियल सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स बिकम्स थिकर, थोड़े से
मोटे हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और बाद में क्या होता है, इसमें से टोनोफाइब्रिल्स निकलते हैं। बाद में इसमें से क्या होता है, टोनोफाइब्रिल्स निकलते हैं, जो कि दूसरे सेल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं टुवर्ड्स इनर ऑफ द सेल एंड हेल्प्स इन सेल टू सेल अधेशन। एक सेल को दूसरे सेल से पकड़ के रखने में हेल्प करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जोना एडहेरेंस कहते हैं। एडहेशन का मतलब चिपकना। इसमें कौन हेल्प करता है, डेस्मोसोम हेल्प करता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन। इंटरडिजिटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटरडिजिटेशन क्या होता है, देखिए डिजिट का मतलब होता है फिंगर्स, ठीक है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टू द एडजेसेंट सेल्स। एक सेल है उसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है पेनिट्रेट कर जाएगा और यहाँ पर एक्सचेंज चालू हो जाएगा। उसके लिए जो मॉडिफिकेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे हम लोग कहते हैं इंटरडिजिटेशन। फिर आता है टाइट जंक्शन, इसे हम लोग जोना ऑक्लूडेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये फ्यूज्ड आउटर लेयर ऑफ टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना, एट द साइट ऑफ अटैचमेंट के साइड पर। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, स्पेशली नर्वस टिश्यू के पास पाए जाते हैं, ठीक है ना। और उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। एक मैं सिनेप्स का अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो ये मानते हैं कि एक तरफ के टीलोडेंड्रिया का लास्ट पार्ट है और अगले तरफ के डेंड्राइट्स का ये अगला पार्ट, अगले तरफ के डेंड्राइट्स का ये अगला पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट है डेंड्राइट्स का। तो यहाँ पर देखते हैं कि वेसिकल लाइक पाउच यहाँ से अराइज होते हैं और यहाँ पर जो गड्ढे बने हुए रहते हैं इस पर आकर के वो बैठ जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से आकर के, जैसे कि एसिटाइल कोलिन या फिर इस तरह से करके, तो इस तरह का जो जंक्शन होता है, इस तरह के जंक्शन को जहाँ पर भी दो मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज कर गए हैं, ये अलग नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइट जंक्शन कहते हैं। इसके बाद आता है गैप जंक्शन, इसे हम लोग नेक्सस भी कहते हैं। ये प्रोटीन चैनल्स होते हैं, प्रोटीन चैनल्स दैट जॉइंस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या करते हैं, दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ देते हैं। और क्या होता है, ये किसकी हेल्प से होता है, कनेक्सिन प्रोटीन की हेल्प से होता है, कनेक्सिन प्रोटीन की हेल्प से। ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रोविलाई की, डेस्मोसोम्स की, इंटरडिजिटेशन की, टाइट जंक्शन की, गैप जंक्शन की, ये सारे के सारे किसमें पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या होता है कि अगर जैसे कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं, बैक्टीरिया हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, तो क्या होता है उसके पास कि उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इनसाइड फोल्ड कर जाते हैं। ये दिखा कि इस तरीके से इनसाइड फोल्ड कर गया और इसमें बहुत सारे तरह के एंजाइम्स होते हैं। स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो एंजाइम्स फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इस तरह के पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर यही मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का भी काम करेगा, गोल्गी बॉडी का भी काम करेगा, बहुत सारे फंक्शन करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं लोमासोम्स। लोमासोम्स या फिर इसे हम लोग बॉर्डर बॉडी भी कहते हैं। ये भी फोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लेकिन ये किसके पास होता है, ये फंगल सेल के पास होता है, फंजाई के सेल के पास होता है, कवक के सेल के पास, ठीक है। बिटवीन दी सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में बनता है। अगर ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म, तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में ये इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है, व्हिच हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा मॉडिफिकेशन खत्म हो